ज़रा सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान जिसे तुम फरिश्ता समझते हो, जो तुम्हारे लिए दुआएँ करता है, जिसके पास तुम दुआएँ करवाने के लिए जाते हो, जो तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बनाने का दावा करता है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारी ही कब्र खोद रहा होता है। 1997 में इंडोनेशिया का एक छोटा सा गांव होता है कि जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल होता है, जो गांव का माहौल होता है उस तरह का करके। वहाँ पे एक ठंडी हवा चल रही होती है, सुबह का वक्त होता है, लोग अपने कामों में जा रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ऐसा इंसान होता है जिसका एक डेली रूट होता है। वो उसी डेली रूट से अपने काम के लिए जाता है। वो एक दिन गुजर रहा होता है, वो देखता है कि खेत के अंदर ना एक बड़ा सा खड्डा मौजूद होता है। तो वो पहले तो देखता है, थोड़ा सा ना हैरान होता है कि यार ये इस जगह पे खड्डा किसने बनाया। लेकिन वो खेत उसका नहीं होता, वो चला जाता है, इतना ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन आता है, उसी रास्ते से गुजरता है तो देखता है एक और खड्डा वहाँ पे मौजूद होता है। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा। तो वो सोचने लग जाता है, क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि यार खेत, गन्ने के खेत में इन खड्डों का क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ बढ़ता नहीं है, जाता नहीं है। वो क्या करता है कि एज इट इज़ अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। और यूं ही जब अगला दिन आता है, दोबारा वो गुजरता है तो वहाँ पे एक और खड्डा मौजूद होता है। तो इस बार वो क्या करता है कि वो उस खड्डे के पास जाता है, वो देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है और ये किस लिए बनाया गया, इसकी वजह क्या है। जब वो जाता है, वहाँ पे जाके देखता है तो जो खड्डे की मिट्टी होती है वो बड़ी नरम सी होती है। जिस टाइम आप कोई खड्डा खोदते हो ना, तो वो मिट्टी बड़ी नरम सी होती है, इतनी सख्त नहीं होती। तो वो क्या करता है, उस नरम मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर देता है अपने हाथों से। वो थोड़ा थोड़ा खोदता जाता है, खोदता जाता है। और खोदते खोदते जो चीज़ उसे नज़र आती है, चीज़ उसे मिलती है, वो देख कर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मिलती है एक इंसानी जिस्म की एक कटी हुई उंगली। जो देखने के बाद वो इंसान क्या करता है कि अब ज़ाहिर है वो तो शौक हो जाता है, वो शोर करना शुरू कर देता है और गाँव की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। वो भागता जाता है और शोर कर रहा होता है। तो लोग उसे अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है ऐसे ऐसे कि मैंने ना गन्ने के खेत में खड्डे देखे हैं, तो एक खड्डे के अंदर ना एक इंसानी उंगली मिली है कटी हुई। तो लोग उसे कहते हैं कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने तो सुबह सुबह नशा करना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, इस गांव में तो ऐसे काम होते ही नहीं है, तुम्हारा कोई, आई थिंक ना तुम्हें कोई वहम हुआ है। लेकिन वो बड़ा शोर करता है और बड़ा ना उस बात पे अटल होता है, पक्का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसके साथ जाते हैं कि इसका जो वहम है इसका दूर हो जाए, हम इसके साथ जाते हैं, जाके देखते हैं। तो वो जब जाके देखते हैं तो वाकई वहाँ पे खड्डे के अंदर एक उंगली मौजूद होती है। वो लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस मौके पे आ जाती है और उस उंगली को जब देखती है तो अब ज़ाहिर है पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो वो उन खड्डों को खोदना शुरू कर देती है। जब खड्डों को खोदती है तो वहाँ से एक ऐसा मंजर नज़र आता है जिसे देख के वहाँ के लोग, वहाँ की पुलिस, सारे शॉक हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई खौफ से भर जाता है, क्योंकि उस खड्डे से मिलती है एक लाश, एक ऐसी लड़की की लाश जिसके ऊपर कपड़े मौजूद नहीं होते और उसकी हालत ऐसी होती है कि जिसे देख के पता चलता है कि उसको 3 दिन पहले दफनाया गया था। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बॉडी को फोरेंसिक भेज देती है टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। और इसी दौरान वो लोग क्या करते हैं कि छानबीन शुरू कर देते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करना कि यहाँ पे कोई ऐसा रहता तो नहीं है या कोई मामला किसी के ऐसे हों। सब कहते हैं कि नॉर्मल है यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब फोरेंसिक के पास वो बॉडी जाती है, जब वो एनालिसिस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी है कमला देवी की। इस औरत का नाम होता है कमला देवी और ये 3 दिन पहले इस गांव में आई होती है। तो अब पुलिस क्या करती है कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, उनसे पूछताछ शुरू कर देती हैं। तो करते करते वो काफ़ी लोगों से पूछते हैं, लेकिन हर कोई कहता है कि नहीं हम नहीं जानते। और उसी दौरान एक ऐसा आदमी मिलता है जो कहता है कि हाँ, इसको मैंने 3 दिन पहले ड्रॉप किया था यहाँ पे और ये मेरे थ्रू यहाँ पे आई थी और इसका कहना था कि यहाँ किसी काम से जा रही है और इसे किसी अहमद सूरज जी के नाम के आदमी को मिलना था। अब यहाँ केस में दूसरा आदमी इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम होता है अहमद सूरज जी। खैर पुलिस मामूल के मुताबिक उस शख्स के पास जाती है तो उससे पूछती है कि यार क्या कोई तुमसे मिलने आया था, और पूरी बात बताती है। तो वो हर बात को इग्नोर करता है, कहता है आपका दिमाग ख़राब है, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसी कोई मामला नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप यहाँ से जाओ। अब ज़ाहिर है पुलिस के पास सबूत होता नहीं है और एक वो रिक्शा ड्राइवर की बात होती है, इस पर तो वो किसी को अरेस्ट कर नहीं सकते, तो वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर था जिसका नाम अहमद सूरज जी था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ तो वो ये था कि इसके जो वालिद थे वो एक तांत्रिक थे, यानी कि जिनको ना दूसरी ज़बान में जादूगर कह लो या स्पिरिचुअल जो इलाज कराते हैं लोगों का ना। तो अब आई थिंक सच है ये झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे कामों में इसके जो वालिद थे वो मुलव्वस थे और उनकी बड़ी जान पहचान थी लोगों में। और इसने अपने बाप से ये इल्म जो था वो हासिल किया था और उसके बाद ये इस गांव में शिफ्ट हो गया था और लोग इसे बड़े ना
इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, क्योंकि ये लोगों के काम करता था। अब ज़ाहिर है गाँव की जो औरतें थीं या लड़कियाँ थीं, ज़्यादातर जो इसके क्लाइंट्स थे वो लड़कियाँ थीं, जो आती थीं इसके पास, कोई शादी का मसला लेके आ रहा है, कोई ताहयात खूबसूरत रहने का मसला लेके आ रहा है। तो उनमें से कोई ऐसी थीं जो अपने घर के मसाइल लेके वहाँ पे आती थीं, और मेल बहुत कम थे। उस पूरे इलाके में इसकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी, क्योंकि वो इसे समझते थे कि शायद ये दुआ करेगा या इसकी वजह से हमारे काम बिगड़े हुए जो हैं वो बन जाएँगे। तो ये वो कोई जहालत का टाइम था उनके ऊपर। लेकिन खैर स्टोरी पे वापस आते हैं कि जिस टाइम पे पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं कि वो दोबारा से अहमद सूरज जी के घर जाते हैं, वहाँ पे रेड करते हैं। तो ये इन्हें मना करता है कि नहीं, तुम लोग मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते और मैं ऐसा करने नहीं दूँगा। लेकिन पुलिस किसकी सुनती है? तो जब तलाशी लेते हैं तो उसके घर में से उसी लड़की का हैंडबैग, उसका ब्रेसलेट और उसके कपड़े वहाँ से मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो पुलिस फ़ौरन इसे अरेस्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। अब पुलिस पहले तो इससे ना बड़े नॉर्मल तरीके से सवाल करती है, जो ये किसी भी बात का जवाब नहीं देता। कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो ये हर चीज़ सच-सच बताना शुरू कर देता है। और जब ये बोलना शुरू करता है तो उस थाने की दीवारें, उस थाने के इंसान, हर कोई हिल के रह जाता है। तो ये इंसान यहाँ बैठे-बैठे कन्फेस करता है और बताता है कि हाँ, 3 दिन पहले ये लड़की मेरे पास आई थी, इसका कोई मसला था, तो वो सिर्फ़ मैं ही हल कर सकता था। और कमला देवी जो वो लड़की थी, उसको भी यही बीमारी थी कि इसकी बीमारी का हल सिर्फ़ इस आदमी के पास था। तो जब वो इसके पास आती है तो इसे कहती है कि मैंने तुमसे इलाज करवाना है। तो ये कहता है कि हाँ ठीक, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो वो क्या करता है कि रात के टाइम पे उसको गन्ने के खेत में ले जाता है। जब गन्ने के खेत में लेके जाता है तो वो घबरा जाती है और पूछती है कि ये किस तरह का इलाज है। तो वो उसको डांट देता है, कहता है चुप करके मेरी बात मानो, अगर तुम्हें ठीक होना है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, शायद कोई तरीका होगा ये इलाज करने का, कोई स्पिरिचुअल वे होगी किसी चीज़ की। तो वो क्या करता है, उसको बोलता है कि तुम इस खड्डे के अंदर जाके बैठ जाओ। और ये वो टाइम था कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो उस मिट्टी के खड्डे में जाके बैठ गई। जब वो बैठी तो इसने मिट्टी ऊपर डालना शुरू कर दी उसके ऊपर, उसको गड्ढे में दफन करना शुरू कर दिया। उसके ज़हन में बहुत सवाल आ रहे थे, लेकिन वो बोली नहीं, सिर्फ इस वजह से कि शायद ये कोई तरीका है इलाज का। बेवकूफ़ी की हद देखो। तो इसी दौरान करते-करते जब मिट्टी उसकी गर्दन तक आ गई, उसका चेहरा बाहर था ज़मीन से, पूरी वो ज़मीन के अंदर थी। तो वो क्या करता है, जिसका नाम अहमद सूरजी होता है, वो एक रस्सी लेता है, उसके गले में डालता है और उसका गला दबा के उसे मार देता है। जब उसे मार देता है, उसकी जान निकल जाती है, तो उसके मुँह से जो थूक या लाल निकल रही होती है, वो एक बॉटल में लेता है और उसको पी लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो जो थूक होती है, वो जो लाल होती है, उसको वो पी जाता है। और पीने के बाद वो क्या करता है कि दोबारा से मिट्टी खोदता है, उसको उसकी बॉडी को बाहर निकालता है, उसके कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी को दोबारा ऐसे दफनाता है कि उसका चेहरा उसके घर की डायरेक्शन की तरफ हो। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा था, या जो ये सवालात यहाँ पे आ रहे थे, तो पुलिस उससे पूछती है कि उसको मारने का मकसद क्या था, उसकी जो थूक थी, जो लाल थी, उसको पीने का क्या मकसद था, और उसके बाद उसके कपड़े उतार के उसका फेस अपनी घर की डायरेक्शन में ऐसे दफनाने का क्या मकसद बनता था। तो यहाँ पे इसने मज़ीद इंकशाफात किए। तो इसने कहा कि आज से तकरीबन 11 साल पहले मेरे जो पिता थे, जिसका बाप था, वो उसके ख्वाब में आया था। तो उसने कहा था कि तुम्हें लोगों की भलाई करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा, और इनको बढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम 70 लड़कियों का मर्डर करना होगा, उनकी थूक भी नहीं होगी, और ख़्याल रखना कि वो 70 की 70 लड़कियाँ जो हैं वो शादीशुदा ना हों। तो वो उसी टाइम से इस काम के पीछे लग जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इसके प्लान में ये चीज़ें आ रही थी कि अब ये 70 लड़कियाँ कहाँ से ढूँढेगा, वो भी वो वाली कि जो मैरिड ना हो, जो अनमैरिड हो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपनी वाइफ से बात करता है। इसकी 3 बीवियाँ होती हैं। तो अपनी एक वाइफ से ये बात करता है कि मेरे साथ मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो उसको ना मशवरा देती है। वो कहती है कि देखो, अगर तुम गाँव की लड़कियों के साथ ऐसा करोगे तो आए दिन कोई ना कोई पूछने आ जाएगा। तो तुम क्या करो, तुम प्रोस्टिट्यूट का सहारा लो। उनके आगे पीछे वैसे कोई नहीं होता, शादी उनकी होती नहीं है, तो वो मर भी जाएँ तो उनको तो कोई पूछने नहीं आएगा। तो उसको ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। लेकिन अब 70 की 70 प्रोस्टिट्यूट तो हो नहीं सकती थी। तो फिर ये क्या करता है कि जो लड़कियाँ इसके पास इलाज कराने आती थीं, अब ज़ाहिर है हर लड़की मैरिड या अनमैरिड नहीं थी, ठीक है। जो अनमैरिड थी उनके साथ वो ये किया करता था कि उनको एज़ इट इज़ मार के, खड्डा बना के, दफना के, और उनकी थूक या लाल निकाल के पी लिया करता था, और बाकियों को छोड़ देता जो मैरिड थी। उनके वो वही उनको तावीज़ वगैरह इस तरह के काम वो करके दे दिया करता था। और ये बातें बोलते-बोलते इसने बताया कि अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसने एक के बाद एक करते-करते 42 लड़कियाँ, यानी कि 42 लड़कियों को इस तरीके से मारा है और मार चुका है। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये पुलिस के सामने कहता है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है। खैर, अब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में, पुलिस में होता है, थाने में होता है, ठीक है। इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है
तो जो मुकदमे इस पे सच साबित हो जाते हैं तो अदालत इसे इतनी सख्त सज़ा देती है कि इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां मारी जाएंगी, और जो इसकी बीवी थी जिसने इसका साथ दिया था उसे फांसी की सज़ा होगी। लेकिन जो इसकी बीवी थी, इसकी फांसी की सज़ा को कम करके तो उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। और जब इसे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, जो इसकी सज़ा थी उसको पूरा करने के लिए फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया, तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो ये वहाँ पे यही बात करता है कि मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपना टारगेट पूरा कर लूँ। ठीक है, मेरी 42 लड़कियाँ हो गई हैं, मुझे 70 पूरी करने दो, उसके बाद तुम्हें मारना है तुम मार दो, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। यानी कि उसकी साइकी का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ कि वो बिल्कुल मेंटली तौर पे तबाह हो चुका था। ठीक है, खैर ज़ाहिर इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती, उसको मार दिया जाता है। लेकिन आज भी इंडोनेशिया की गलियों में, उन गाँव में उसके नाम का खौफ आज भी ज़िंदा है। ये तो थी इंडोनेशिया की स्टोरी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जादू या इस तरह की चीज़ें करवाने जाते हो, या हमारे माशरे में चीज़ें नहीं पाई जाती और हम आंखें बंद करके इन पे एतबार करते हैं और चलते जाते हैं, और सिला हमें ये मिलता है कि वो हमारी ही कब्रें खोद रहे होते हैं।